हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लाइव सेशन में इस टॉपिक को कर रहे थे, जो कि टॉपिक हम लोगों का ये चल रहा था चक्रवात, ठीक है? चक्रवात चल रहा था, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन हम लोगों का नहीं चल पाया है। तो बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं, एक 10-15 मिनट की ये वीडियो होगी, आप इसे देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएँगे अब तक के, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के इसको मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है? ये चक्रवात का ही पार्ट है दोस्तों, इसमें बचे हुए प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा था कि निम्न में से कौन-सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन है, ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश, ठीक है? तो याद रखिएगा ये आपको कन्फ्यूज़न के लिए म्यांमार दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। 4 ही ऑप्शन हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेगा भी और यहाँ पे याद रखिएगा अफ़गानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? अफ़गानिस्तान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित नहीं होता है दोस्तों। अफ़गानिस्तान एक भू-आवेक्षित देश है। हिमालय पर्वत एवं हिंदू कुश पर्वत से यह घिरे होने के कारण महासागरीय तट से दूरी एवं अन्य कारणों से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव अफ़गानिस्तान तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा अफ़गानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अफ़गानिस्तान प्रभावित नहीं होता है। बाकी पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश ये सब प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न है 22 नंबर का और प्रश्न है कि हरिकेन हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है। दोस्तों हरिकेन की इस तरह के प्रश्न हैं, आपको एलटी और पीएचटी वाले में देखने को ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। तो हरिकेन के व्यास की लंबाई दोस्तों कितनी होती है? 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर या 100 से 200 किलोमीटर या 500 से 600 किलोमीटर। तो याद रखें हरिकेन की यदि व्यास की बात करें तो 100 से 200 किलोमीटर इसका व्यास देखने को मिलता है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो हरिकेन के जो व्यास की लंबाई होती है वह 100 से 200 किलोमीटर होती है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं हम लोग, फास्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे आप कमेंट नहीं देखना है। प्रश्न है कि जब किसी क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रचंड गुजरता है तो वहाँ मौसम है, ठीक है? किस प्रकार का होगा? प्रश्न फिर से सुनिए, प्रश्न कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रचंड गुजरता है तो वहाँ मौसम कैसा होगा? साफ होगा, हल्की वृष्टि होती है, वृष्टि मतलब हल्की बूंदाबांदी कह सकते हैं, ठीक है? या भारी वृष्टि होती है और डी ऑप्शन क्या है कि आकाश मेघाच्छन्न रहता है पर वृष्टि नहीं होती। आकाश मेघाच्छन्न का मतलब हो गया आकाश में बादल छाए रहते हैं, वृष्टि नहीं होती मतलब बारिश नहीं होती है, केवल बादल छाए रहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर आप लोग देना चाहें तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका आंसर बनेगा भारी वृष्टि होती है यानी कि भारी वर्षा होगी, ठीक है? जब किसी क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रचंड गुजरता है तो वहाँ पे भारी वृष्टि होती है यानी भारी वर्षा देखने को मिलती है। याद रखिएगा गर्म प्रचंड का मतलब होता है उष्ण वाताग्र और जब उष्ण वाताग्र की स्थिति उत्पन्न होती है तो याद रखिएगा भारी वर्षा होती है यानी भारी वृष्टि। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित भूमंडलीय वायुदाब पेटियों में से कौन सा एक प्रतिचक्रवातीय क्रियाओं से संबंधित है? तो दोस्तों ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न जीआईएस में पूछा गया है, ठीक है? तो ये जीआईएस के लेवल का है लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तो आसान है आपके लिए, ठीक है? तो ऑप्शन क्या है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। बहुत आसान सा प्रश्न है, बस केवल इसको आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आसानी से दे सकते हैं। यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी आप लोगों का जो दिमाग में क्लिक कर रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में ये जो ऑप्शन बी आया है ना, बिल्कुल सही आया है, यही राइट है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ठीक है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है? तो याद रखिएगा भूमंडलीय वायुदाब पेटियों में से यदि पूछा जाए कि एक प्रतिचक्रवाती क्रियाओं से संबंधित है तो इन चारों में देखा जाएगा तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी संबंधित होता है दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि जब वास्तविक ताप ह्रास दर शुष्क स्थिर रुद्धोष्म, ठीक है? यहाँ पे स्थिर रोष्म लिखा है, स्थिर रुद्धोष्म इसे कहते हैं। ये भी आप समझ लीजिए और अंग्रेजी में इसको हम एडियाबेटिक कहते हैं। तो यानी कि शुष्क, ठीक है? शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर से अधिक होती है तो वह
वायुमंडल में उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न है? जब वास्तविक ताप ह्रास दर शुष्क हृदोष्ण यानी कि एडियाबेटिक ह्रास दर से अधिक होती है तो वायुमंडल में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी दोस्तों? तो वह स्थिति उत्पन्न होगी, याद रखिएगा, अस्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जब वास्तविक ताप ह्रास दर एडियाबेटिक, ठीक है, यानी कि आपका रुद्धोष्म, ठीक है, ह्रास दर से अधिक होती है तो वहाँ पे वायुमंडल में हमको अस्थिरता देखने को मिलता है। ठीक है, अस्थिरता देखने को मिलता है यानी कि अस्थायित्व, ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं ये प्रश्न है कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति एवं गतिशीलता की व्याख्या करता है? तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत यदि चारों में से देखा जाए तो यह जो इसकी उत्पत्ति होती है ये किसकी गतिशीलता की व्याख्या करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की व्याख्या करता है। कौन? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। ठीक है, इसकी जब उत्पत्ति होती है तो यह गतिशीलता की व्याख्या करता है, उत्पत्ति एवं गतिशीलता दोनों की व्याख्या करता है। कौन? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। याद रखें आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णार्ध हवाओं के मिलने के कारण होता है। इनका विस्तार यदि आप देखना चाहें तो 35 से लेकर 65 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में हमको स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हम लोग अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, खाली स्थान है भरना है आपको, द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों का आंसर आप लोग आदि हो लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, जर्कनेस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे यानी कि ए जर्कनेस। ठीक है, बी, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है बी जर्कनेस। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के प्रश्नों को आप रट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है 28 नंबर का। प्रश्न कह रहा है कि पवन संचरण के निम्न प्रकारों में से कौन सा एक वाताग्र जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? प्रश्न क्या है कि पवन संचरण के लिए, पवन यानी पवन के चलने के लिए निम्न प्रकारों में से कौन सा एक वाताग्र जो है उसके जनन के लिए सर्वाधिक अच्छी स्थिति होगी? कौन सी? स्थानांतरित संचरण, घूर्णी संचरण, अपसारी संचरण या विरूपणी संचरण? तो ये जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा विरूपणी संचरण। ठीक है, विरूपणी संचरण इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें विरूपणी संचरण वाताग्र जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है। इस तरह के पवन संचार में दो विपरीत तापमान वाली हवाएं एक दूसरे के मिलने पर एक रेखा के सहारे क्षैतिज दिशा में, ठीक है, इस तरह से ये क्षैतिज दिशा में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विरूपणी संचरण। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये 29 नंबर है। प्रश्न क्या है कि जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, एक वाताग्र खाली स्थान कहलाता है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, इतना आसान प्रश्न है कि इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। 29 नंबर का प्रश्न है और इसके लिए जो आंसर होगा आपका ऑप्शन जो बनेगा बी, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उष्ण वाताग्र। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था। तो जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और गहरी, ठीक, और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध, तो पूर्ववर्ती यानी जो कि आपकी उष्ण होगी दूसरी के ऊपर यानी जो कि ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर क्या हो जाएगी, ये चढ़ जाती है। इस प्रकार से बने जो वाताग्र होता है उसे हम लोग उष्ण वाताग्र कहते हैं। ये आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक दो प्रश्न और बचा है। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है कि शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसका मैं तुरंत आंसर बता देता हूँ, वाताग्र। ठीक है, वाताग्र आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या था, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो आप लोगों को पता है कि वाताग्र के द्वारा। ठीक है, वाताग्र के द्वारा, बहुत ईजी था प्रश्न। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो लाक लपेट करने की ज़रूरत नहीं थी। आपका आंसर ए इसके लिए बिल्कुल सही है। आपने जो आपके दिमाग में ए आया बिल्कुल सही आया, आप लोग सभी लोग यहाँ पे सही हैं। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है कि जब ठंडी हवा की दो घटनाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है, ठीक है,
प्रश्न क्या है कि जब ठंडी हवा की दो घटनाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे क्या कहते हैं। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न, लेकिन बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं, फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अधिवृष्टि वाताग्र। ठीक है, अधिवृष्टि वाताग्र कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लीजिए। देखिए, जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। जब शीत वाताग्र तीव्र गति से उष्ण वाताग्र में मिल जाता है तथा गर्म वायु का नीचे से संपर्क समाप्त हो जाता है तो अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। इस दशा में उत्पन्न मौसमी दशाओं में शीतल एवं उष्ण वाताग्र मौसम का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखें, ये हम लोगों का आखिरी प्रश्न था। ये चक्रवात से संबंधित हम लोग का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। टोटल जो प्रश्न 31 थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों ने कह सकता हूँ कि अच्छा सपोर्ट भी किया है हमारे इस चैनल को, और आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। 2 दिन से क्लासेस हम लोगों की लाइव नहीं चल पा रही टेक्निकल इशू होने के कारण, इसलिए आज भी नहीं चल पाई। तो उसका मैं दूसरा पार्ट जो है अपलोडेड फॉर्म में ये वीडियो दे रहा हूँ, चक्रवात का ही है, याद रखिएगा चक्रवात का ही ये वीडियो है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए। सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।